आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 20 अप्रैल के सवाल से। देखते हैं। सवाल पूछा गया था हमारा कि विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं। तो चार विकल्प दिए इसमें: 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 जून या जो कि 22 अप्रैल या 5 जून। तो विश्व विरासत दिवस की अगर बात करें हम, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस जो कि हर साल यहाँ 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दुनिया की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। और यह दिन जो कि हमें ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों को बचाने का संदेश भी देता है। वहीं 2026 की थीम रखी गई थी कि संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। ये इस साल की थीम थी। शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जो कि थर्ड मतलब शॉर्ट में पीएमजीएसवाई से लिखते हैं, थर्ड को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई? ऐसा क्वेश्चन है हमारा। चार विकल्प के अंदर जिनमें से है कि मार्च 2027, मार्च 2028 तक, मार्च 2029 तक या फिर मार्च 2030 तक। सही विकल्प होगा मार्च 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वहीं इस योजना के उद्देश्य की बात करें, किस उद्देश्य से रखी गई है, तो ये गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ना, ताकि लोग आसानी से बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच सके। ये उनके उद्देश्य थे। वहीं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार, रोजगार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये इनके उद्देश्य थे इस योजना के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? चार विकल्प दिए हैं इसमें: डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एस सी एस श्रीनिवास राव को, डॉक्टर आर ए मासेलकर को या फिर डॉक्टर रघुनाथ मासेलकर को। सही विकल्प होगा इसमें से डॉक्टर सी एस श्रीनिवास राव को। सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर सी एस श्रीनिवास। और ये है डॉक्टर सी एस श्रीनिवास। हाल ही में जो कि इनको प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें क्यों मिला? तो यह सम्मान उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और जो कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। अगर बात करें डॉक्टर सी एस श्रीनिवास राव की, तो ये वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं IARI के निदेशक और कुलपति हैं। यह पुरस्कार जो कि कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनगणना 2027 के स्वगणना चरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? चार विकल्प है: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल में। सही विकल्प होगा यहाँ से बिहार। क्योंकि हाल ही की बात है, हाल ही में अभी बिहार राज्य में क्योंकि जनगणना 2027 के स्वगणना चरण की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस बार जनगणना में जो कि पहली बार लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी भरने की सुविधा दी गई है। नागरिक इसमें क्या करेंगे? नागरिक मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सरकार के लिए जनगणना जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे जनसंख्या, घरों, शिक्षा, रोजगार और जो कि सुविधाओं और अन्य जरूरी आंकड़ों की जानकारी मिलती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो कि नई योजनाएं और विकास कार्य भी बनाए जाते हैं, जो कि इसके बाद अधिकारी घर घर जाकर जानकारी की पुष्टि भी करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया?
चार विकल्प है पीयूष गोयल को, दिनेश त्रिवेदी को, जयशंकर प्रसाद को या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो हाल ही की बात है, बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है इन्हें, जो कि दिनेश त्रिवेदी को। ये है दिनेश त्रिवेदी, जो कि इन्हें भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनकी अगर बात करें तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि और पूर्व सांसद रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। उच्चायुक्त का मतलब होता है कि उच्चायुक्त किसी देश का दूसरे देश में प्रमुख कूटनीति प्रतिनिधि होता है, खासकर कॉमनवेल्थ देशों के बीच में। अगला प्रश्न है कि ओडिशा में शुरू की गई भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए इसमें, जिनमें से है यह यूनिट ओडिशा के इन्फो वैली में स्थापित की जा रही है। दूसरा है कि यह परियोजना एआई, 5G और अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। तीसरा है कि इस यूनिट का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार ने किया। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से बताना है सही विकल्प। तो केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। लेकिन सही विकल्प होगा इसमें से ऑप्शन ए। इसमें पहला और दूसरा कथन ही सही है, क्योंकि भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट ओडिशा के इन्फो वैली में स्थापित की जा रही है। वहीं यह परियोजना एआई, 5G, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों को मजबूत करेगी। और यह परियोजना जो कि महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बल्कि ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू की है। अगला प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें भी हैं। फेमिना मिस जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। दूसरा है कि यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई। तीसरा है कि साध्वी सतीश सैल महाराष्ट्र से है। 4 विकल्प दिए इसमें, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनने हैं, जिनमें से सही विकल्प होगा पहला, ऑप्शन ए। क्योंकि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता है, और ये हैं साध्वी सतीश सैल। और यह प्रतियोगिता जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में ही आयोजित हुई थी। जो कि अब साध्वी सतीश की बात करें तो ये साध्वी सतीश सैल ये गोवा से हैं, ना कि महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है कि रेलोर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। रेलोर समझौता भारत और रूस के बीच सैन्य जो कि लॉजिस्टिक्स सहयोग से संबंधित है। दूसरा है कि इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा कथन दिया है कि यह समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक है, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से दिए हैं केवल एक और दो कथन सही है, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक, दो और तीन। लेकिन सही विकल्प होगा पहला और दूसरा, क्योंकि रेलौर समझौता भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ही है, और इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाह और एयरबेस का उपयोग कर सकते हैं। वही यह समझौता भारत और जापान के नहीं बल्कि भारत और रूस के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है कि ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें भी हैं। ब्लू ओरिजिन ने पुनः उपयोग के लिए जो कि उपयोग किए गए न्यू ग्लेन बूस्टर की पहली सफल लैंडिंग की। वहीं दूसरा कथन है कि यह लॉन्च कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से किया गया। तीसरा है कि मिशन में भेजा गया सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताने हैं हमें। तो 4 विकल्प है, जिनमें सही विकल्प होगा पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि ब्लू ओरिजिन ने पहली बार पुनः उपयोग किए गए न्यू ग्लैंड बूस्टर की सफल लैंडिंग की। वही यह मिशन कैव कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया और भेजा गया सैटेलाइट अपनी तय कक्षा तक नहीं पहुंच पाया था। अगला प्रश्न है कि सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए अभय चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है ऑनलाइन पढ़ाई कराना, साइबर ठगी और फर्जी नोटिस बचाना,
जो कि इससे बचाना बैंक लोन देना या फिर पासपोर्ट बनवाना। जबकि सही विकल्प होगा इसमें से साइबर ठगी और फर्जी नोटिस से बचाना, क्योंकि सीबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है चैटबॉट लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी नोटिस और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाया गया है। इससे क्या है कि लोग आसानी से नोटिस की सच्चाई जान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व सूत्र पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। चार विकल्प है कृषि मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। सही विकल्प होगा इसमें से वस्त्र मंत्रालय, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ये नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय ने विश्व सूत्र पहल लॉन्च की है। इस योजना का जो कि मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय हथकरघा और बुनाई कला को वैश्विक स्तर से पहचान दिलाना, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक बुनाई शैलियां बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। इस पहल के तहत अगर देखें तो 30 राज्यों की 30 खास हथकरघा शैलियों को 30 देशों की डिजाइन प्रेरणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, यानी भारतीय परंपरा को आधुनिक और वैश्विक फैशन से जोड़ा गया है। इस पहल की बात करें तो यह पहल जो कि वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल सोच को मजबूती करती है, जिससे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया में मजबूत होगी। ये इनके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स एनसीसीएस पुणे के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है डॉक्टर मनीषा इनामदार को, डॉक्टर शर्मिला बापट को, डॉक्टर थॉमस मुकार्डिल को या फिर डॉक्टर सी एन राव। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।